नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं राधाकृष्णन आयोग की। हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक पेडागोजी में जो दिया गया है, पहली यूनिट के पहले टॉपिक को शुरू करते हैं। इस राधाकृष्णन आयोग को जब हम पढ़ेंगे तो इस फ्लो में पढ़ेंगे। ये राधाकृष्णन आयोग जो 1948 में बना, 49 में रिपोर्ट सौंपी। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका सामान्य परिचय, और इसने जो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात भी करेंगे, और विस्तार से सुझावों की भी बात करेंगे कि हर क्षेत्र में इसने क्या सुझाव दिए, अन्य विविध सुझाव। तो इसमें उच्च शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए, उसकी संरचना और उसका जो संगठन है वो कैसा हो, शिक्षा के लक्ष्य क्या होने चाहिए, शिक्षण स्तर में सुधार कैसे किया जाए, इसका प्रशासन और वित्त उच्च शिक्षा का कैसे संभाला जाए, इस पर जो सुझाव दिए, और इसके सुझावों का जो प्रभाव पड़ा उसके बाद की शिक्षा पर, उस पर भी बात करेंगे। इसकी जो कमियां रह गई थी, जो उस समय के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं थी लागू करना, और सबसे महत्वपूर्ण आज की इस क्लास का हिस्सा जिसमें हम इस पूरे चैप्टर पर बेस्ड एमसीक्यू करेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, सरल से लेके कठिन तक, इजी से लेके डिफिकल्ट और मॉडरेट तक सभी प्रकार के प्रश्न, और हर प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न हमने रखने की कोशिश की है। पर उन प्रश्नों को करने से पहले पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, जो क्लासरूम तक हम चीजें ले जा सकें। हम सबसे पहले बात करें इसकी पृष्ठभूमि की। किसकी पृष्ठभूमि की? राधाकृष्णन आयोग के गठन और उसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि आजादी के बाद भारत में गठित होने वाला यह पहला शिक्षा आयोग था। तो ये उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा जिस पर भी कहें, तो उस पर सबसे पहले गठित होने वाला आयोग था, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बना था। ये हम जानते भी हैं, लेकिन इसने क्या सुझाव दिए और क्यों दिए, इस बात को समझने के लिए हमें इसकी पृष्ठभूमि समझनी पड़ती है। आपको जैसा कि ध्यान है, करीब करीब 350 सालों की गुलामी हमने ब्रिटिश सरकार की झेली, और उससे पहले भी हमारा देश अलग अलग सत्ताओं के अधीन रहा, लेकिन ब्रिटिश सत्ता ने हमारे भारत की मूल शिक्षा को अपने कब्जे में लेकर उसे अपने तरीके से चलाने की कोशिश की। उसमें पढ़ाई लिखाई का माध्यम अंग्रेजी बनाने की बात हो, और या उसमें कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन सा पाठ्यक्रम और रटने की प्रणाली को शामिल करने वाली बात हो। कुल मिलाकर के भारतीय विद्यार्थियों की मानसिकता को कैसे कमजोर किया जा सकता है, उनके इनोवेशन, नवाचार और मौलिक चिंतन को कैसे खराब किया जा सकता है, उन्हें क्लर्क मानसिकता या सबऑर्डिनेट मानसिकता जिसे कहते हैं हम, अधीनस्थ मानसिकता, या जिस मानसिकता में व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता को विकसित नहीं कर पाता है, उसको विकसित करने के लिए प्रयास किए गए। आपको ध्यान होगा जब हम लोग बीएड करते थे उस समय भी, या फिर आपने बीएड की तैयारी की, एंट्रेंस किया, आपने एकेडमिक्स में जब आपने एजुकेशन विषय पढ़ा होगा, तब भी ये देखा कि 1813 के और 1833 के चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा प्रणाली को दूषित करने के लिए सबसे पहले प्रयास किए गए। अंग्रेजी शिक्षा को विकसित करने के लिए, अंग्रेजी माध्यम को विकसित करने के लिए, भारतीय साहित्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए कोशिशें की गई, और भारतीय शिक्षा प्रणाली को अपनी गिरफ्त में लेने की वो पहली कोशिशें थी। और उसी को आपने जब पढ़ा था तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से पढ़ा था। और ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद को जब विधि आयोग के सदस्य लॉर्ड मैकॉले को निर्णय लेने की बारी आई, तो उन्होंने इसे एक नए रूप में परिभाषित किया और कहा कि भारतीयों के लिए शिक्षा हम निस्यंदन थ्योरी के माध्यम से, यानी फिल्ट्रेशन थ्योरी जिसे निस्यंदन सिद्धांत कहते हैं, से शुरू करेंगे। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कम लोगों तक कम शिक्षा पहुंचाई जाए। बहुत लोगों को बहुत शिक्षा देने की अपेक्षा कम लोगों को अधिक शिक्षा दे करके हम भारत में काम करेंगे। तो कम लोगों को शिक्षित करेंगे और उनके परिवार के सगे संबंधी लोग धीरे धीरे उनको पढ़ते लिखते देख करके कुछ कुछ सीखेंगे। ये वो सिद्धांत था। तो 1835 में ये जो मैकॉले का सिद्धांत आया, 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया, और भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से 1882 में जो हंटर कमीशन बना। उसके बाद जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन भारत में आगे बढ़ा, वैसे वैसे भारतीयों को भारत की शिक्षा को सुरक्षित रखने की भी चिंता
बढ़ी। और यही चिंता थी कि हमने जब 19वीं शताब्दी आई, जब कर्जन हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, तो उस समय कर्जन के समय हमने शिमला सम्मेलन में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बनाया और 1902 में इसका गठन हुआ। उसके बाद हमने देखा कि कर्जन के ही समय में जो शिक्षा नीति आई 1904 में, उसने बहुत हद तक प्रभावित किया। और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप एक गोखले जी की अध्यक्षता में जो बना था बिल, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन या गोखले बिल कहते हैं, 1913 में, उसके द्वारा भारतीयों के विचारों को रखने की कोशिश की गई। उसके बाद आप जानते हैं कि 1917 से 1919 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। उसने भी अपने सुझाव दिए, जिसे हम सैडलर आयोग भी कहते हैं। उसके बाद हार्टॉग कमेटी बनी 1929 में, उसने अपने सुझाव दिए। लेकिन उसके बाद महात्मा गांधी जी ने अपनी वर्धा योजना प्रस्तुत की 1937 में, जिसमें उन्होंने बताया कि हमें अपने स्कूली बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में निपुण बनाना होगा, ताकि हमारी जो निर्भरता है ब्रिटिशर्स के ऊपर वस्तुओं और वस्त्रों के प्रति, तो वो निर्भरता खत्म हो जाए, हम अपने देश के बच्चों को आत्मनिर्भर बना सकें। आपने देखा कि आजाद होने से ठीक पहले सार्जेंट योजना 1944 में लाई गई। इन सब के माध्यम से भारतीयों की उच्च शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा के बाद 12वीं तक की यानी स्कूली शिक्षा के बाद ऊंची शिक्षा पाने के लिए बच्चों के मन में हताशा, निराशा की भावना भर दी गई और धीरे धीरे उच्च शिक्षा कमजोर हो गई। इन परिस्थितियों में राधा कृष्णन आयोग का बनना, और राधा कृष्णन आयोग ने भारत की उन विषम आर्थिक परिस्थितियों में 1948 में अपने सुझाव दिए। तो जो सुझाव दिए वो क्या थे, उन्हें समझने से पहले हम समझते हैं इसका सामान्य परिचय। तो देखें सामान्य परिचय, इसका सामान्य परिचय देखें तो ये भारत का पहला शिक्षा आयोग था। ये हमारी जानकारी में भी है, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग। और जब ये स्वतंत्र शिक्षा आयोग था तो इसका एक नाम हम जानते हैं, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो राधा कृष्णन थे, तो इसलिए इसे राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं। और विश्वविद्यालय मतलब ये 12वीं के बाद की या माध्यमिक शिक्षा के बाद की शिक्षा, 12वीं के बाद की शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा के बाद की शिक्षा में क्या सुधार किए जा सकें, कैसे शिक्षकों की, शिक्षा प्रणाली की, मूल्यांकन प्रणाली की, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, ये हमने काम किया या इस आयोग ने सुझाव दिए। हम जानते हैं इसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इस आयोग में 10 सदस्य थे। 4 नवंबर 1948 को इसका गठन हुआ और 25 अगस्त 1949 को, लगभग साल भर से भी पहले, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ये दोनों ही तारीख हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, 4 नवंबर और 25 अगस्त, एक 1948 और एक 1949। तो ये अध्यक्ष इसके और ये कुल सदस्य, और इसका उद्देश्य क्या था, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव देना। तो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में क्या क्या कमियां रह गई हैं, उसमें सुधार कैसे किया जाना चाहिए, इस बात पर राधा कृष्णन आयोग ने विचार किया। और आगे देखेंगे तो इसके सुझाव तो बहुत हैं, अलग अलग क्षेत्र में हैं। मतलब जैसे हम इन आयोगों को पढ़ेंगे आगे चलकर, मुतालियर आयोग भी, कोठारी आयोग भी हमें पढ़ना है, तो शिक्षा के संदर्भ में जब भी कोई सुधार की बात होगी तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि इन्होंने शिक्षा के मुख्य बिंदुओं में, मुख्य आयाम में, मुख्य डायमेंशन में क्या क्या सुझाव दिए। उदाहरण के लिए विद्यालय और प्रशासन कैसा हो, वहाँ का वित्त कैसा हो, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिले। एक महत्वपूर्ण बात ये होती है, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा, मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, तो भी हम शिक्षा को अच्छा नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो ये थी। दूसरा, हम ये 1948 की बात कर रहे हैं, यानी अभी अभी हम आजाद हुए थे, तो हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में, दूर दराज इलाकों में, फार फ्लंग एरियाज में सभी जगह पर स्कूल नहीं थे। तो स्कूलों का यानी विद्यालयों का या उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालयों का या विश्वविद्यालयों का एक्सटेंशन कैसे किया जाए। और अगली बात थी कि वहां तक हमारे नागरिकों को पढ़ने के लिए कैसे लाया जाए, क्योंकि आजाद हो रहे भारत की सबसे बड़ी समस्या थी रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या के समय में हम
शिक्षा की चिंता नहीं कर पा रहे थे। तो यानी हमारे नागरिकों के लिए शिक्षा उतनी महत्वपूर्ण थी ही नहीं जितनी ज़रूरतें थी रोटी, कपड़ा और मकान की। तो रोटी, कपड़ा और मकान की गुलाम भारत की मानसिकता से स्वतंत्र भारत की मानसिकता में परिवर्तन करना और शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों की ओर भारत के नागरिकों को, उन नागरिकों की मानसिकता को बदलना, ये महत्वपूर्ण चुनौती थी। तो हम जब भी पढ़ेंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि कैसे हम ये करें। और दूसरा, हम अपनी मूल्यांकन प्रणाली और कक्षा कक्ष में सिखाने की प्रक्रिया यानी शिक्षण विधियों में कैसे सुधार करें ताकि हमारी शिक्षा बच्चों को रोचक लगे। हम दंड आधारित मजबूरन सिखाए जाने वाली रटने वाली प्रणाली से कैसे दूर हों। हम अपनी शिक्षा प्रणाली में यानी शिक्षण विधियों में और मूल्यांकन के तरीकों में क्या क्या सुधार करें, इस पर प्रायः सुझाव दिए गए हैं। और मुख्य रूप से शिक्षकों का प्रशिक्षण और उनका वेतन, उनकी सेवाएं, इस पर सुझाव दिए जाते हैं। तो हमारे ये कुछ पिलर रहेंगे जिस पर हम विचार करेंगे कि इस आयोग ने इस पर क्या कहा। हमारे यहाँ एक और चुनौती थी उस समय, क्या कि पाठ्यक्रम कैसा बनाया जाए, पाठ्यचर्या कैसी बनाई जाए। तो पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, विद्यालयों का मैनेजमेंट, उनका वित्त, शिक्षण की विधियां, मूल्यांकन, ये सारी चीजें, शिक्षकों का प्रशिक्षण, तो ये कैसे सुधरे, इस पर बात थी। ऐसा ही इन्होंने भी, राधाकृष्णन आयोग ने भी सुझाव दिए, लेकिन उनके सारे सुझावों में हमारी परीक्षा की दृष्टि से कौन एक लाइन में महत्वपूर्ण हो सकता है, उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ है। जैसे इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए, तो एक प्रश्न यही सीधा सीधा पूछा जाता है कि किसके सुझावों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। आगे हमारे सिलेबस में ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी है, इसे भी हम पढ़ेंगे। उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने का सुझाव दिया गया। ये समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ऐसा नियम या कानून बनाने का ऐसा क्षेत्र जिसमें राज्य भी और केंद्र भी दोनों नियम बना सकें, वो है समवर्ती सूची। बाद में 1976 में 1976 में 42वें संविधान संशोधन से इसे शामिल कर दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। ये इसका प्रभाव भी हम पढ़ेंगे। उच्च शिक्षा के लिए न्यूनतम जो आयु थी वो 18 वर्ष निर्धारित की गई, यानी जो माध्यमिक तक की पूर्ण शिक्षा प्राप्त करके आया होगा या जिसे 18 वर्ष हो रहे होंगे इस सारी शिक्षा को प्राप्त करने के बाद भी उसे ही उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यानी जो हमारे यहाँ अभी मतदाता बनने की उम्र है वह उम्र उस समय उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने की थी। तो हम न्यूनतम आयु ये रखी गई है, इसे भी ध्यान रखेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई क्लास जंप करके जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं जिनको विशेष परमिशन लेके सरकार अनुमति देती है या बोर्ड अनुमति देते हैं कि सीधे 10वीं की परीक्षा, सीधे 12वीं की परीक्षा या सीधे स्नातक की परीक्षा दे सकते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को भी उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए उस समय 18 वर्ष की आयु पूर्ण करना जरूरी था। और भी इन्होंने कहा कि अलग कृषि और ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। जो बात मैं अभी आपसे कह रहा था, क्या कि हमें जब भी किसी आयोग के बारे में विचार करना है तो ये भी जानना है कि ये जिस समय बनाया गया उस समय की परिस्थितियां कैसी थी। देखिए, अलग कृषि विश्वविद्यालय और अलग ग्रामीण विश्वविद्यालय, इसका मतलब जो मैंने आपसे कहा कि फार फ्लंग एरियाज में जब स्कूल कॉलेज थे ही नहीं तो विद्यार्थियों की, पढ़ना चाहने वालों की इच्छा रखने के लिए स्कूल कॉलेज थे ही नहीं, तो सबसे बड़ी मजबूरी थी कि हम उन ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालय स्थापित करें। दूसरा, क्योंकि ये जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या थी वो कृषि उत्पादन में जुड़ी हुई थी, तो कृषि उत्पादन से जुड़ी हुई इस जनसंख्या को क्यों ना हम कृषि की ही शिक्षा दें, इसलिए अलग से कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने का भी सुझाव दिया गया था। हालांकि आप जानते हैं कि हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य ही था भारत में कृषि का विकास करना। तो इस परिप्रेक्ष्य में कि हम कृषि उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बना सकें और जो ग्रामीण जनसंख्या हमारी है जो कृषि उत्पादन में लगी हुई है उसे कृषि में
कौशल प्राप्त करने का, कृषि के क्षेत्र में विशेष ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकार मिले और वह उसी क्षेत्र में बहुत अच्छा करे, शिक्षित भी हो और उत्पादन भी बढ़े। इस संदर्भ में अलग कृषि विश्वविद्यालय और अलग ग्रामीण विश्वविद्यालयों का सुझाव इन्होंने दिया। उच्च शिक्षा के स्तर को 3 वर्ष का किया गया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 3 वर्ष का स्नातक, 2 वर्ष का स्नातकोत्तर और 2 वर्ष का शोध कार्य, इसी को हम उच्च शिक्षा कह रहे थे। तो 3, 2, 5, 2, 7 साल की उच्च शिक्षा उस समय थी और 2 साल का शोध करने के बाद यानी हम पीएचडी हो जा रहे थे, ऐसा सुझाव इन्होंने दिया। शिक्षकों की श्रेणियां 4 बनाई गई, एक तो रिसर्च फेलो थे, एक इंस्ट्रक्टर थे और एक लेक्चरर और एक रीडर। ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी कि कॉलेज लेवल पर पढ़ाने वाले लोग 4 स्तरों के लोग होंगे। तो जो शुरुआती होंगे वो रिसर्च फेलो होंगे और फिर इंस्ट्रक्टर, फिर लेक्चरर और फिर रीडर। और एक और शिक्षण की जो अवधि है वो प्रति सप्ताह 18 घंटे और जो रिटायरमेंट की शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु थी वो 64 वर्ष की जाए। मतलब ये कुछ अधिक थी और अधिक इसलिए थी क्योंकि हम नए लोगों को भर्ती करके उतना एक्सपेंडिचर करने की स्थिति में उस समय नहीं थे और जो पुराने योग्य कुशल शिक्षक थे उनका उपयोग हम और करना चाहते थे, इसलिए हमने 64 वर्ष रखा। एक साल में कार्य दिवसों की जो संख्या है वो 180 दिन रखी गई, परीक्षा के दिनों को छोड़कर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़कर यानी परीक्षा के दिन जिसमें शामिल नहीं है, जिसमें शुद्ध रूप से पढ़ाने लिखाने का काम किया जाना है, वो 180 दिनों का समय दिया गया। कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण सुझावों में ये थे राधाकृष्णन आयोग के सुझाव। तो पहले हमने पढ़ा सामान्य परिचय, फिर हम पढ़ रहे हैं अति महत्वपूर्ण सुझाव। आप चाहें तो अपने पहले पेज पर एक फ्लो चार्ट भी डेवलप कर लें जिसमें एक सामान्य परिचय, एक अति महत्वपूर्ण सुझाव और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसका नाम ये रहा अध्ययन क्षेत्र। किस एरिया का अध्ययन किया राधाकृष्णन आयोग ने? जो मैं आपको कह रहा था कि प्रायः उन आयामों पर अध्ययन किया जाता है, जैसे विश्वविद्यालयों का अध्ययन कर उनकी समस्याओं का पता लगाना, शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित करना, प्रशासन और वित्त के बारे में सुझाव देना, उच्च शिक्षा के विषयों का औचित्य, मतलब कोई विषय क्यों पढ़ाया जाए उसके बारे में उसका औचित्य तय करना कि वो ठीक है कि ठीक नहीं है कोई भी विषय पढ़ाया जाना, और उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर को बढ़ाना और विद्यार्थियों के कल्याण के लिए योजनाएं प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों की उपस्थिति यानी अनुशासनहीनता का समाधान खोजना। तो उपस्थिति, ये अनुपस्थिति है, अनुपस्थिति का क्यों विद्यार्थी उपस्थित नहीं होते और दूसरा अनुशासनहीनता विद्यार्थियों में क्यों होती है इसका पता लगाना। उच्च शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति, वेतनमान, सेवा शर्तें निर्धारित करना, विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम से अवधि और पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, कितनी अवधि का कौन सा पाठ्यक्रम होगा और पाठ्यक्रम क्या क्या होगा, इस पर भी विचार किया। तो प्राय ये वही बातें हैं जो अभी हम कह रहे थे कि शिक्षा में सुधार के लिए किन किन एरिया पर फोकस किया जाना चाहिए, इन्होंने इन्हीं सब पर फोकस किया। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रायः बनने की कोई उम्मीद नहीं है, बनेगा तो ये एक कंसेप्चुअल बात है जो मैंने आपको पहले डिस्कस की। विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और उसका संगठन कैसा होगा, इस पर क्या कहा? इस पर इन्होंने कहा कि 3 स्तरों की होगी संरचना, जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर और ये शोध। तो 3 वर्ष का स्नातक, 2 वर्ष का स्नातकोत्तर और 2 वर्ष का शोध। उच्च शिक्षा को 3 श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए, कला, विज्ञान और व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 एरिया हैं, एक तो कला, दूसरा विज्ञान और तीसरा ये व्यावसायिक शिक्षा, ये वोकेशनल एजुकेशन। उसमें तकनीकी भी शामिल है, वो चाहे तकनीकी हो चाहे वोकेशनल हो। तो वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन इन 3 श्रेणियों में बांटा गया। ये 3 श्रेणियां मतलब ये डिसिप्लिन है, जैसे हम लोग आर्ट, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट और लॉ या फिर अलग अलग फील्ड की बात करते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसके शिक्षा के फील्ड भी बढ़ रहे हैं, डिसिप्लिन भी बढ़ रहे हैं। तो ये 3 डिसिप्लिन की उस समय बात की गई। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि विज्ञान की शिक्षा की हम तकनीक के क्षेत्र में उन्नति करें, उस समय विज्ञान को जानने की आवश्यकता ये थी, और कला के क्षेत्र में तो ये 3 ही बातें इन्होंने कही। इन्होंने एक और चीज कही कि जो हायर एजुकेशन है वो कोएड होनी चाहिए, यानी सह शिक्षा होनी चाहिए। का मतलब है कि बालक और बालिकाएं एक साथ एक ही कॉलेज में
पढ़ सकते हैं, एक ही क्लासरूम में पढ़ सकते हैं, जिससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग, बेहतर समझ, स्त्री पुरुष और थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट उस समय तो नहीं था, तो थर्ड जेंडर पर कोई बात नहीं की, लेकिन स्त्री पुरुष के समाज में एक दूसरे के प्रति समझ बेहतर विकसित हो, इस पर काम किया गया। कला, विज्ञान, व्यावसायिक और तकनीकी विषयों के लिए विश्वविद्यालय में अलग अलग विभाग खोले जाने की बात की गई। मतलब जैसे ये 3 श्रेणियों में बांटा, तो 3 तरह के डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, ऐसा कहा। कृषि के लिए अलग कृषि विश्वविद्यालय तथा ग्रामीण विश्वविद्यालय, इसकी बात मुख्य सुझाव में भी हमने कही। और प्रत्येक प्रांत में ग्रामीण शिक्षा परिषद, इसे याद रखेंगे, तो ये स्थापित की जानी चाहिए थी, किए जाने का सुझाव दिया। इसका मकसद आप समझें, मैं आपको ये कह रहा था 1948 से पहले, मतलब हम जब गुलाम थे तो उस समय 47 से पहले की भारत में अंग्रेजों का फोकस ये था कि शहरी क्षेत्रों में केवल सीमित लोगों को, जो मैकॉले ने थ्योरी दी थी, जिसे हम फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं या निस्यंदन सिद्धांत कहते हैं, उस निस्यंदन सिद्धांत में क्या कहा था? ये कहा था कि ज्यादा लोगों को कम शिक्षा देने की अपेक्षा कम लोगों को ज्यादा शिक्षा देना अच्छा है। क्या भारत के सभी लोगों को शिक्षित करने से अच्छा है कि कम लोगों को थोड़ी शिक्षा दे दी जाए, और उससे वो जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे वो धीरे धीरे करके उनके परिवार, उनके सगे संबंधी, उनके संपर्क में आने वाले लोग शिक्षा को प्राप्त कर लेंगे। जिससे क्या हुआ, अंग्रेजों ने शिक्षा पर अपने बजट को कम कर लिया और ज्यादा अनपढ़, अशिक्षित, निरक्षर लोग उन्हें काम करने के लिए मिल गए। तो उनका फोकस तो ये था। लेकिन हम आजाद हो गए तो आजादी का मतलब ये था कि भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित ग्रामीण लोग भी शिक्षा को प्राप्त करें और आजादी के असली मतलब को समझें, मानसिक आजादी को प्राप्त करें। वो दिमाग की उस गुलामी और अपने जो गरीबी का जो जीवन था उसको जीने के लिए मजबूर ना हो। तो और देखें कि इन्होंने जो ये संरचना बताई उसमें क्या, ये जो व्यावसायिक शिक्षा थी इसकी 6 श्रेणियां बताई। एक एक बात को ध्यान से देखें, आगे चल करके इससे संबंधित हम सारे प्रश्न करेंगे। व्यावसायिक में क्या था? एक तो शिक्षकों की शिक्षा थी, कृषि शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और कानूनी शिक्षा। ये 6 तरह की कौन सी शिक्षा बताई? व्यावसायिक शिक्षा। तो शिक्षा के लक्ष्य क्या होने चाहिए ये इन्होंने बताया। तो शिक्षा के लक्ष्यों की जब भी बात हो तो एक तो है कि लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना। मतलब हम उससे पहले लोकतंत्र नहीं थे, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी हमारी। लोकतंत्र के मूल्य मतलब जहां दूसरे मतलब नागरिक, अन्य नागरिकों की, अन्य लोगों की स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व की रक्षा की जाए, उस ऐसी भावना वाले, विचारों वाले समाज को हम लोकतांत्रिक समाज कहते हैं। तो लोकतांत्रिक का मतलब केवल यही नहीं है कि जनता द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार, ऐसा नहीं है। तो जनता के लिए जनता के द्वारा ऐसी सरकार, यही लोकतंत्र का मतलब नहीं है, बल्कि आम जनमानस में दूसरे की स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व के गुणों का सम्मान करना और उनकी रक्षा करना, उसके अधिकारों की चिंता करना, हमारे लोग, हमारे व्यक्ति, हमारे नागरिक ऐसे बन सकें, इस माहौल को तैयार किया जा सकता था शिक्षा से। और आप जानते हैं कि हम तो उसी समय डरे सहमे से और आजादी की लड़ाई को लड़ करके अब आजाद हुए थे। तो हमारे मन में जो लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन सके, उन्हें तो ये लड़ करके अपने अधिकार लेने की एक आदत थी, और जिन लोगों को लड़ने की आदत नहीं थी उन्हें दब करके सत्ता के नीचे रहने का स्वभाव था। तो हम दोनों स्वभाव को बदलना चाहते थे और एक सर्व समावेशी समाज बनाना चाहते थे, जो सब मिलजुल कर जहां दूसरे की भावनाओं का, दूसरे के अधिकारों का, दूसरे के प्रति न्याय का, स्वतंत्रता का, समानता का सम्मान कर सकें और दूसरों को दे सकें। तो ये शिक्षा से ही संभव था। और क्या था? आत्मविश्वास के लिए प्रशिक्षण देना। तो हम वही जिसकी बात कर रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चला गया था, क्योंकि हम 300-350 सालों से इस गुलामी के दंश को झेल रहे थे। तो 350 सालों की ये गुलामी से हमारा आत्मविश्वास बहुत नीचे आ गया था।
तो वैसे भी जादू टोना करने वाले देश के रूप में हमें परिभाषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो जिस देश की प्राचीन शिक्षा को जादू टोने की शिक्षा कह दिया जाएगा, उस देश के नागरिक का विश्वास स्वयं नीचे चला जाएगा। हम उस शिक्षा से उसे भी ऊपर उठाना चाहते थे। तो ये दो देखें आप, ये बृहत व्यापक कॉन्सेप्ट्स हैं, बृहत कॉन्सेप्ट हैं। मतलब एक तो लोकतांत्रिक स्वभाव विकसित करना, और दूसरा किसके लिए, ये आत्मविश्वास के लिए शिक्षा देना। और देखेंगे कि वर्तमान के साथ साथ अतीत की समझ विकसित करना, हमारे हिस्ट्री की, व्यावसायिक और पेशेवर प्रशिक्षण देना, ज्ञान के विकास के लिए के द्वारा जीवन जीने की सहज क्षमता को जगाना। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पर डिपेंडेंट होती है। आप जानते हैं इस बात को। हम लोगों का निजी विश्वास जगाना चाहते थे, तो उस निजी विश्वास से, ताकि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, वो जीवन प्रत्याशा जो है वो बढ़ सके और लोग अच्छा जीवन जी सकें। कुछ मूल्यों को विकसित करना, जैसे मन की निडरता, विवेक शक्ति और उद्देश्य की अखंडता, ये महत्वपूर्ण बातें थी। मतलब शिक्षा को व्यापक अर्थ में, अब आप समझें, यहाँ सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा से ज्यादा महत्वपूर्ण इन बातों को समझा गया। तब आप देखें, मैंने इसीलिए कहा आपसे कि हम लोग उस आयोग की, उस संस्था की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, किसी समिति की स्थापना कब हो रही है, उस समय का माहौल कैसा था, उस पर जरूर विचार करेंगे। जब भी प्रश्न हल करना होगा तो आप उस पृष्ठभूमि को याद करेंगे कि हम शिक्षा से आखिर क्या करना चाहते होंगे। उस समय तो हम ऐसा करना चाहते थे, अपनी सांस्कृतिक विरासत के उत्थान के लिए विद्यार्थियों को इससे परिचित कराना। अब आपने देखा, हमने जुलाई 2020 की शिक्षा नीति में भी इन चीजों को शामिल किया है, और हम भारत की प्राचीन और परंपरागत भाषाओं में शिक्षा को उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो यही है। तो यहां से शुरू हुआ था। अब शिक्षण स्तर में क्या सुधार किया जाए, शिक्षण का लेवल जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उसका स्तर कैसे बदला जाए। तो इन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी अनिवार्य हो। कहाँ, ग्रेजुएशन लेवल पर। दोनों बातें, अंग्रेजों की भाषा, क्योंकि हमने हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान में तो दे दिया था, लेकिन हमारे यहाँ संसद की, विधानसभा की, न्यायपालिका की भाषा अभी भी अंग्रेजी थी, और सारा न्याय मिलना और सारे कानून बनना यही होते थे। इसलिए नागरिकों को अंग्रेजी की भी समझ रहे, इसलिए दोनों को अनिवार्य किया गया। तो अब ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है क्या, उन्होंने किस भाषा को अनिवार्य करने की बात कही थी, हिंदी को, अंग्रेजी को, क्षेत्रीय भाषा को, इन सभी को, या केवल दो को। इस तरह से ऑप्शन आएंगे। एक था कि स्त्रियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से उन्होंने सुमाता तथा सुगृहिणी बनाना है, ऐसा कहा। हाँ, स्त्रियों को शिक्षित किस लिए किया जाना है, उन्हें सुमाता यानी अच्छी माता और अच्छी गृहिणी बनाने की। तो थोड़ा सा ये इस आयोग का एक निगेटिव, अगर आज के हिसाब से हम इसकी व्याख्या करें तो ये नकारात्मक टिप्पणी जरूर या सुझाव जरूर हो सकता है, लेकिन उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी। सुमाता मतलब जो माँ के दायित्व को, जो खान पान को, भोजन को, पोषण को, घर के मैनेजमेंट को, वित्त को, बजट को अच्छा समझ सके। उस समय की स्त्री की ऐसी मनस्थिति, दशा नहीं थी, क्योंकि उसे घर के बाहर तो शोषण होता ही था, घर के भीतर जब आर्थिक स्थिति नाजुक होती है तो स्त्रियों का शोषण घर के अंदर भी बहुत होता है। तो कैसे घर चलाना है, ये दायित्व उनके ऊपर रहता है, लेकिन उन्हें शिक्षा के माध्यम से अच्छा मैनेजमेंट, घर का मैनेजमेंट, क्योंकि घर बेहतर होने पर उनको बाहर बेहतर करना आएगा। तो अब आप इस वाक्य को उस परिस्थिति में समझें, क्योंकि हम आजाद हुए ही हुए थे। अगर सारी परिस्थितियां ठीक भी कर दी जाएं और घर का मैनेजमेंट, घर का वित्त, घर का फाइनेंस, घर की पोषण की स्थिति, घर में भोजन की स्थिति ठीक ना हो, तो हम घर से निकलने वाले बच्चों को, जो हमारे नागरिक होने वाले हैं भावी, उनको बेहतर नहीं बना सकते थे। इसलिए इन्होंने सुमाता और सुगृहिणी बनने की बात कही। तो मतलब जो अच्छे संस्कारों से पोषित हो, और इस सुमाता में स्वाभाविक रूप से शिक्षा शामिल है। अच्छी माता वही हो सकती जो बच्चों को अच्छी शिक्षा से रूबरू करा सके। तो ये दो बातें थी। मतलब इन्होंने स्त्रियों को हाईली प्रोफेशनली स्किल्ड होने पर फोकस नहीं किया। तो घर की व्यवस्था के लिए इन्होंने कहा। विश्वविद्यालय में 3000 से अधिक और उनसे संबंधित महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए।
विश्वविद्यालयों की 3000 और महाविद्यालयों की 1500, यानी आधी होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए। अब एक कॉन्ट्रडिक्शन आपको दिखाई दे रहा है, अंग्रेजी और हिंदी तो अनिवार्य हैं, और जो मीडियम होगा, देखिए ये तो सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाए जाने हैं, कौन, अंग्रेजी और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी को लैंग्वेज नहीं सब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ाया जाना है, जबकि मीडियम क्या होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, इसलिए ताकि हम लोगों को, क्योंकि आप देखिए, आप कोरिलेट करिए चीजों को, हम कह रहे हैं कि ग्रामीण भारत को शिक्षित करना चाहते थे, और ग्रामीण भारत में कृषि हो रही थी और उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस थी। अगर हम उन्हें रीजनल लैंग्वेजेस में न पढ़ाते तो वो पढ़ने क्यों आते? एक तो वो पहले ही शिक्षा से दूर रहना चाहते हैं, और दूसरा उनको खेती बाड़ी करनी होती है। तो खेती बाड़ी को महत्व मिले इसलिए कृषि विश्वविद्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचे इसलिए ग्रामीण विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय भाषा में क्यों? क्योंकि हम उन ग्रामीण और कृषि करने वाले लोगों को उन्हीं की भाषा में शिक्षा देना चाहते थे। इसलिए रखेंगे याद कि ये माध्यम क्या था। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना चाहिए जो 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 12 वर्षों तक की माध्यमिक शिक्षा, यानी वो पहली से लेकर 12वीं तक की शिक्षा, और न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ऐसा नहीं कि किसी ने 10वीं तक पढ़ा, 2 साल वेट किया तो उसे एडमिशन मिल जाएगा, वो तो आज भी नहीं होता। लेकिन जो मैंने कहा आपसे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई स्टूडेंट हो, इंटर न देना चाहे और सीधे ग्रेजुएशन पढ़ना चाहे, तो ऐसा संभव नहीं था। अब देखेंगे कि विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तो उनकी न्यूनतम, अच्छा, कार्य दिवसों की संख्या एक साल में 180 परीक्षा के दिनों को छोड़कर सायंकालीन कक्षाओं का आरंभ किया जाना चाहिए। इसे फिर उसी परिप्रेक्ष्य में समझेंगे हम लोग। ग्रामीण और कृषि पर आधारित जहां अर्थव्यवस्था होती है, जहां नागरिक इस काम में लगे होते हैं, वहां दिन भर ये लोग इसी काम को करते हैं, क्योंकि घर के लिए रोटी कपड़ा और मकान जुटाना ज्यादा जरूरी था शिक्षा से। तो क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा इसी के बाद आती है। स्वाभाविक रूप से यदि हम उन्हें शिक्षित करना चाहेंगे तो हमें सायंकालीन कक्षाएं चलानी होंगी। तो एक महत्वपूर्ण सुझाव ये भी था, और स्नातक के प्रथम 2 वर्षों में स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य की जाए, क्योंकि हम लोग उस समय अपने स्वास्थ्य से इतने जागरूक नहीं थे कि स्वास्थ्य की सुरक्षा की जानी चाहिए। तो स्वास्थ्य को भी महत्वपूर्ण माना गया। सायंकालीन कक्षाएं हो गई, और ये जो 18 वर्ष की उम्र है और जो 12वीं तक की शिक्षा है, 180 दिन का जो ये कार्य दिवस हैं जो परीक्षा को छोड़ करके हैं, 3000 विश्वविद्यालयों में, 1500 महाविद्यालयों में, क्षेत्रीय भाषा में को माध्यम बनाया जाए, अंग्रेजी हिंदी को कंपलसरी किया जाए, और उसके अलावा स्त्रियों के लिए सुमाता और सुगृहिणी बनाने के लिए शिक्षा दी जाए। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्र संघों का गठन, ये स्टूडेंट यूनियन का के लिए इन्होंने सुझाव दिए कि स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए। अच्छा, इसका मकसद क्या था? ताकि जो हम ग्रामीण और कृषि विश्वविद्यालय भी बना रहे हैं या दूरस्थ क्षेत्रों में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खोल रहे हैं, तो विद्यार्थी अपनी जो शिकायतें हैं और जो सुझाव हैं कैसे देंगे, अगर उनका यूनियन होगा तब। तो उस समय विद्यार्थियों के सुझाव लेने का एक तरीका था ये छात्र संघ या ये स्टूडेंट यूनियन। विश्वविद्यालयों में सस्ते मूल्य के का मध्याह्न भोजन दिया जाए, क्योंकि अब वही बात थी कि हमारे यहाँ उस समय भोजन जुटाना मुश्किल था, तो ज्यादातर लोग दिन भर भोजन जुटाने की ही उसमें रहते थे ताकि खाना जुटाया जा सके। जब विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में कम दाम पर भोजन मिल जाएगा तो वो वहां भी भोजन कर सकते हैं। भोजन की समस्या को भी सुलझाने की कोशिश की गई। अच्छा, एक और सुझाव परीक्षा प्रणाली पर इन्होंने दिया। परीक्षाओं के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिए देखें 70, 55 और 40% अंक। तो जो जिनके 70% आएंगे वो फर्स्ट, जिनके 55 आएंगे वो सेकंड, और जिनके 40 आएंगे वो थर्ड डिवीजन पास माने जाएंगे। तो ये 3 तरह की श्रेणियों का विभाजन किया गया। एक बात ध्यान रखें, यहां अभी तक श्रेणी का कंसेप्ट ही चल रहा है, तो डिवीजन का कंसेप्ट चल रहा है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। आगे चल करके मोदालियर आयोग हो, कोठारी आयोग है, इन्होंने ग्रेड की रिकमेंडेशन की, श्रेणी की नहीं, ग्रेड की, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, जो आप जानते हैं तो उनकी। लेकिन यहां देखें 70, 55 और 40, इससे इन्होंने कहा कि ये सुधरेगा। निबंधात्मक परीक्षाओं में सुधार कर वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं को शामिल किया जाए, और
वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव सवाल भी होने चाहिए, क्योंकि ये जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं ये टीचर की मानसिकता पर निर्भर करते हैं कि वो चाहें तो उसी उत्तर के लिए 2 नंबर दे दें, चाहें तो उसी उत्तर के लिए पूरे 10 नंबर दे दें। तो ये मानसिकता को, उस मानसिकता से विद्यार्थियों को बचाने के लिए ऐसा किया गया। और इन्होंने एक और बात कही, जो ग्रेस मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट है, कृपांक वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसे खत्म कर देना चाहिए। स्टूडेंट पास तो पास, फेल तो फेल, कोई ग्रेस मार्क्स नहीं होने चाहिए। कृपांक यानी ग्रेस मार्क्स प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए। परीक्षा प्रणाली में सुधार की ये सुझाव दिए गए। अब मैंने आपको शुरू में ही कहा था, क्योंकि यदि आप इसे उस तरह से जुड़ करके पढ़ना चाहेंगे कि अगर शिक्षा में सुधार के लिए किसी आयोग की, समिति की, संस्थान का गठन किया गया है तो उसमें वो क्या क्या सुझाव दे सकता है, तो प्रायः परीक्षा प्रणाली में सुझाव देना एक महत्वपूर्ण सुझाव होता है। शिक्षा की संरचना में बदलाव करना एक महत्वपूर्ण सुझाव होता है। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम में सुधार करना महत्वपूर्ण सुझाव होता है। वित्त और प्रशासन में टीचर्स और उनकी ट्रेनिंग में सुधार एक महत्वपूर्ण सुझाव होता है। इसके अलावा कोई नई बात कोई नहीं कहेगा, ठीक है। तो आप इस बेसिक कंसेप्ट को याद रखें। विविध पाठ्यक्रमों पर क्या सुझाव दिया, अलग अलग जो पाठ्यक्रम है, स्नातक कृषि पाठ्यक्रम 3 वर्षों का तथा पशुपालन सहित 4 वर्षों का। जो सामान्य स्नातक है वो 3 वर्षों का। लेकिन एक चीज देखें, ये जो एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन है, जो कृषि सीख रहा है उसे पशुपालन भी सीखना है। अगर पशुपालन सीखेगा तो उसे 4 वर्षों का स्नातक करना होगा। चिकित्सा महाविद्यालय में प्राचीन आयुर्वेद को शामिल करने की बात इन्होंने कही थी। जो आधुनिक है वो तो है ही है, उसी समय से इस हमारी भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति को बचाने की कोशिश की गई, जिसे आपने देखा होगा नई शिक्षा नीति 2020 में भी शामिल करने की कोशिश की गई है। और अब तो आप ये जानते हैं केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर ये भारत की परंपरागत और प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को बचाने के लिए हर प्रदेश में एक आयुष विभाग बनाया जाता है और केंद्र में भी एक आयुष विभाग बनाया गया है। आयुष मंत्रालय भी होता है जो स्वास्थ्य के अधीन, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन एक आयुष विभाग होता है। तो इसको उस समय भी बचाने की बात राधाकृष्णन आयोग ने कही थी। और विधि पाठ्यक्रम यानी लॉ के लिए प्रवेश की न्यूनतम योग्यता स्नातक होनी चाहिए। आज भी यही है, लॉ में अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। शिक्षक 12 सप्ताह के प्रशिक्षण अनिवार्य हो, शिक्षकों को 12 सप्ताह का कम से कम प्रशिक्षण लिया होना चाहिए। अब ये बात उस समय कही थी आजाद होते ही, जबकि आज भी आप देखते हैं स्कूल्स लेवल पर जो टीचर होते हैं वो बीएड किए हुए होते हैं, या प्राइमरी लेवल पर जाएंगे तो वहाँ टेट के साथ साथ ये जो डीएलएड है वो अनिवार्य होता है। यानी प्रशिक्षण प्राप्त करना इंटर कॉलेज तक हर टीचर के लिए अनिवार्य होता है। जब वो प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा तभी वो पढ़ा सकता है। जबकि अगर कॉलेजेस में पढ़ाना चाहें तो केवल पीएचडी या नेट बेस्ड सिलेक्शन होता है। तो उन्हें किस तरह से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना चाहिए, जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, जो पेडागोजी होती है, वो जानकारी नहीं होती। इसलिए कॉलेज स्तर पर भी इन्होंने सुझाव दिया, क्या ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए कम से कम 12 सप्ताह की। शिक्षण संकाय, इन्होंने अलग से जो ये शिक्षा विभाग है उसके लिए आयोग ने सुझाव दिया। आयोग के अनुसार शिक्षकों को 4 श्रेणियां होती हैं, रिसर्च फेलो, इंस्ट्रक्टर, लेक्चरर और रीडर। ये बात पहले भी हो चुकी है, ठीक है। योग्यता के आधार पर ही एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पदोन्नति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने इतने साल पूरे कर लिए तो उसका प्रमोशन हो जाए। आयोग ने 4 श्रेणियों में शिक्षकों के लिए उच्च वेतन और बेहतर सेवा शर्तों, भविष्य निधि, आवासीय, काम के घंटे और छुट्टी आदि के लाभ की सिफारिश की। मतलब अच्छे लोग शिक्षा में आ सकें, इसके लिए उनको सुविधाएं भी दी जानी चाहिए, ये सुझाव इन्होंने दिया। तो जो एक सरकारी कर्मचारी को दूसरे विभाग में मिल रहा था उसे शिक्षा विभाग में भी देने की बात कही। शिक्षण कार्य सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। 18 घंटे अधिकतम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। शिक्षकों के अध्ययन के लिए एक बार में 1 वर्ष का और संपूर्ण सेवा काल में 3 वर्ष का अवकाश दिया जाना चाहिए। 1 वर्ष में कोई टीचर अधिकतम 1 वर्ष की छुट्टी ले सकता है और पूरे सेवा काल में 3 वर्ष की छुट्टी दी जाए, जिससे उसे मतलब निश्चित समय में अवकाश भी मिले। तो आप देख रहे हैं कि इससे पहले अवकाश बहुत कम हुआ करते थे टीचर्स के लिए, और यहाँ देखें कि वेतन भी कम हुआ करता था। तो वेतन भी अच्छा दे दिया जाए, उनको 4 हिस्सों में बांट दिया जाए, प्रमोशन भी किया जाए और उनको छुट्टियां भी मिलें।
अवकाश की उम्र, सेवा से अवकाश की उम्र 60 से बढ़ा करके 64 कर दी गई। तो पहले 60 थी, ये 4 वर्ष बढ़ा दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राधाकृष्ण आयोग ने शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित की, ऐसा एक प्रश्न हमारे सामने आएगा। विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त कैसे होना चाहिए, इस पर शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। समवर्ती सूची में शामिल करेंगे तो केंद्र भी नियम बनाएगा, राज्य भी नियम बनाएगा, और राज्य सरकारों को इनमें साझी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, केंद्र और राज्य को। 1976 में 42वें संविधान संशोधन से शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। ये मैंने आपको पहले भी बताया। शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाने का कार्य, ये देखें इंपॉर्टेंट है, नीतियां बनाने का कार्य केंद्र सरकार का होगा और राज्य का उन नीतियों को अपने राज्य में लागू करना। इससे कॉन्ट्रडिक्शन हो सकते हैं जो आगे चल के हुए भी। केंद्र ने नीति कानून बनाया, राज्यों ने लागू की। राज्यों ने कैसे लागू की? हर राज्य ने अपने तरीके से लागू की, केंद्र ने अपने तरीके से बनाया। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आगे चल करके हुए। और विश्वविद्यालयों में एक रूपता लाने और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अनुदान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का सुझाव दिया। तो जो महाविद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को वित्त उपलब्ध करा सके, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके, अनुदान दे सके, उसके लिए ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाया जाए, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया। अब देखेंगे कि धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर भी इन्होंने विशेष टिप्पणी की। क्या? प्राथमिक, माध्यमिक तथा स्नातक स्तर पर धार्मिक शिक्षा अनिवार्य, ये देखें। और इस धार्मिक शिक्षा मतलब धर्म विशेष की शिक्षा दी जानी अनिवार्य है। तो एक ये भी बहुत स्पष्ट तो नहीं, लेकिन नकारात्मक रूप से हम इसे ले सकते हैं कि शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में, कॉलेज की शिक्षा में धर्म विशेष की शिक्षा देना। और यदि ये धर्म के सभी मूल्यों की शिक्षा किसी नैतिक शिक्षा के माध्यम से देते तो एक अलग बात थी। तो एक ये सुझाव भी थोड़ा सा, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगे। प्रत्येक शिक्षा संस्थान का प्रारंभ प्रतिदिन मौन उपासना से होना चाहिए, ये एक तरह का था। तो धार्मिक शिक्षा को लेकर के ये इनकी राय थी। आयोग के सुझावों का प्रभाव क्या हुआ, हम ये देख लेते हैं। तो 15 जुलाई 1948 को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की शुरुआत हुई। इन्होंने कहा, उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी कि हम स्टूडेंट्स से कंट्रीब्यूशन चाहते थे, वो कंट्रीब्यूट करना सीखें अपनी कंट्री के लिए। तो हम अपने देश के लिए क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं समाज के लिए, और उन नैतिक गुणों का विकास कैसे करना है, ये उस समय बहुत महत्वपूर्ण था। मैंने आपको कहा ना कि हम इतने शोषित थे 300-350 सालों से, तो हमारे समाज की ये मानसिकता हो गई थी कि अपने लिए जीना, अपने लिए खाना, इस तरह की मानसिकता। तो इस तरह की मानसिकता से बचाने के लिए, समाज को सुसंगठित करने के लिए हमने युवाओं में, स्कूली विद्यार्थियों में, कॉलेज के विद्यार्थियों में एनसीसी की शुरुआत और एनएसएस की शुरुआत करने का सुझाव इन्होंने दिया था। तो एनसीसी की शुरुआत कर दी गई 15 जुलाई 1948 को। इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। तो एकता और अनुशासन ये एनसीसी का आदर्श वाक्य है। और 24 सितंबर 1969 को राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम की शुरुआत की गई, जिसका आदर्श वाक्य था मैं नहीं बल्कि आप। तो ये पूछ लिया गया है, एकता और अनुशासन किसका आदर्श वाक्य है? तो एनसीसी का, और मैं नहीं बल्कि आप। ये अगली बार के लिए क्वेश्चन का फोकस एरिया हो सकता है। 1953 में यूजीसी की स्थापना की गई, मतलब इसके ये प्रभाव हुए। एनसीसी की स्थापना हुई, एनएसएस की हुई, यूजीसी की हुई। कब? 1953 में, जिससे 1956 में संसदीय अधिनियम से वैधानिक मान्यता दे दी गई, विधान में शामिल कर दिया गया। और 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, ये भी हमने पढ़ लिया। ये इसके प्रभाव थे। और इसकी प्रमुख कमियां ये रही, भेदभावपूर्ण स्त्री शिक्षा, धार्मिक शिक्षा की अनिवार्यता, जो अभी मैं कह रहा था आपको, शिक्षा के माध्यम की भाषा की अस्पष्टता, मतलब माध्यम क्या हो। एक तरफ अंग्रेजी पढ़ने के लिए भी कहा, हिंदी पढ़ने के लिए भी कहा, मीडियम क्षेत्रीय भाषा रखने को भी कहा। तो किस राज्य में कौन सी भाषा हो, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि केंद्र नियम बनाएगा, राज्य उसे लागू करेगा। तो राज्य अपने यहाँ कौन कौन सी भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य कैसे उपलब्ध कराए, ये एक सवाल था। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि कौन सी कमी थी। ग्रामीण तथा शहरी विश्वविद्यालयों में अंतर था। तो ग्रामीण विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय खोले गए, शहरी विश्वविद्यालय अलग तरह के। तो एक अंतर स्थापित हो गया। आगे चल करके हम पढ़ेंगे मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, उसने क्या क्या सुझाव किए, सलाह दिए, उन्हें भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले यहाँ जरूरी है कि राधाकृष्ण आयोग जो हमने पढ़ा, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न, महत्वपूर्ण सवाल क्या हो सकते हैं, देखें इसे।
एक सवाल है, राधा कृष्णन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछा है। आयोग ने 3 वर्षीय स्नातक का सुझाव दिया, बिल्कुल सही। आयोग द्वारा उच्च शिक्षा के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई। एक ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का सुझाव दिया, अलग कृषि और ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने की बात कही, तो ये भी था। जबकि यहाँ कहा है नहीं दी, बल्कि उसने 18 वर्ष न्यूनतम आयु की बात कही थी, ये आपको ध्यान भी है। राधा कृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 4 नवंबर 1948, 25 अगस्त 1949, 25 अगस्त 48 और 4 नवंबर 1949। तो आपको याद है 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट देखें, राधा कृष्णन आयोग को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है? विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा अनुदान आयोग। तो हम जानते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इसे कहा जाता है। राधा कृष्णन आयोग के सुझाव में शामिल नहीं था, पूछा है। उच्च शिक्षा की न्यूनतम आयु 18 वर्ष शामिल था। उच्च शिक्षा को संघीय सूची का विषय बनाना, यही शामिल नहीं था। 2 वर्षीय स्नातकोत्तर, ये भी शामिल था। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 64 वर्ष, ये भी शामिल था। एक तरह से आप इन प्रश्नों के माध्यम से भी रिवीजन कर सकते हैं। राधा कृष्णन आयोग ने एक सत्र में कितने कार्य दिवसों का सुझाव दिया था? परीक्षा सहित 200 दिन, परीक्षा को छोड़कर 180 दिन, परीक्षा सहित 180 दिन, परीक्षा को छोड़कर 200 दिन। तो याद है आपको? हाँ, अभी तो पढ़ा था। परीक्षा को छोड़कर के 180 दिन। राधा कृष्णन आयोग द्वारा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के लिए कितने वर्ष की आयु निर्धारित की गई? 60, 62, 64, 65। तो आपको याद है कि 64 वर्ष की रिटायरमेंट एज बताई गई थी टीचर्स की। राधा कृष्णन आयोग द्वारा उच्च शिक्षा को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? उच्च शिक्षा कितनी श्रेणियों में थी? 2, 3, 5, 7। कितनी श्रेणियां थी उच्च शिक्षा की? कला, विज्ञान और तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, तो 3 थी। सह शिक्षा यानी को एजुकेशन के संबंध में आयोग का मत था कि, आयोग का क्या मत था? यह अच्छी शिक्षा में बाधक है, ऐसा माना क्या इन्होंने? सह शिक्षा। उच्च शिक्षा में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। यह व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए उपयोगी है। इसे केवल कला एवं विज्ञान में उपयोग किया जाना चाहिए। तो क्या कहा इन्होंने? तकनीकी के लिए कि कला विज्ञान के लिए कि उच्च शिक्षा सभी के लिए या अच्छा नहीं है? तो इन्होंने कहा उच्च शिक्षा में सह शिक्षा लागू की जानी चाहिए। राधा कृष्णन आयोग द्वारा निम्न में से किसकी स्थापना का सुझाव दिया गया? ग्रामीण शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, स्वतंत्र शिक्षा, कृषि विश्वविद्यालय और उपरोक्त सभी। तो इन्होंने कहा था इन सभी की स्थापना की जानी चाहिए। राधा कृष्णन आयोग द्वारा व्यावसायिक शिक्षा को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? व्यावसायिक शिक्षा 4, 5, 6, 7, तो 6 श्रेणियों। अगला सवाल है, यूजीसी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1953, 54, 55 और 56। तो आपको याद है कि 1953 में यूजीसी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, वर्ष 1976 से शिक्षा को शामिल किया गया। संघ सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि समवर्ती सूची का विषय हो गई शिक्षा 1976 से। राधा कृष्णन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयोग ने एनसीसी योजना की शुरुआत करने का सुझाव दिया। आयोग ने एनएसएस योजना को शुरू करने का सुझाव दिया। केवल 1, केवल 2 और 1 और 2 दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो 1 और 2 दोनों इसके सही उत्तर हो गए। नेक्स्ट, धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा के विषय में राधा कृष्णन आयोग ने सुझाव दिया कि क्या? कौन सी? धार्मिक और नैतिक शिक्षा। उच्च शिक्षा में इसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसे केवल माध्यमिक स्तर पर दिया जाना चाहिए। प्राथमिक, माध्यमिक तथा स्नातक स्तर पर इसे लागू किया जाना चाहिए। यह केवल घरों तथा धार्मिक स्थानों पर दी जानी चाहिए। तो इन्होंने कहा प्राथमिक में भी, माध्यमिक में भी, उच्च में भी शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षकों के संदर्भ में राधाकृष्णन आयोग का सुझाव था कि इन्हें 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए। किसे? शिक्षकों के संदर्भ में। हाँ, ये तो था ही, 4 श्रेणियां थी। हाँ, रिसर्च फेलो से लेके इंस्ट्रक्टर और रीडर, लेक्चर रीडर तक। तो शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह 18 घंटे होने चाहिए, ये भी कहा था और ये भी कहा था। सेवानिवृत्ति की आयु 64 वर्ष होनी चाहिए। संपूर्ण सेवा काल में 4 वर्षों का अवकाश, 4 नहीं 3 वर्षों का अवकाश, ऐसा कहा था। तो ये शामिल नहीं है, इसलिए यही उत्तर होगा। ये सुझाव इनका नहीं था। का सुझाव था कि, हाँ ये सभी थे, का सुझाव नहीं था कि ऐसा होना चाहिए, नहीं था कि। तो इनमें से ये सुझाव नहीं था, बाकी तीनों सुझाव थे। नेक्स्ट देखें,
राधा कृष्णन आयोग द्वारा उच्च शिक्षा के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कहा था 15, 16, 17, 18 वर्ष होनी चाहिए। और राधा कृष्णन आयोग द्वारा परीक्षाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा सुझाव नहीं दिया गया? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय के लिए क्रमशः 60, 45 तथा 33% अंक अनिवार्य होने चाहिए। परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए, ये तो था। कृपांक समाप्त किया जाना चाहिए, ये भी था। निबंधात्मक शामिल किया जाना, ये भी था। जबकि यहां उन्होंने कहा था क्या, 70, 55 और 40% होना चाहिए, ये उन्होंने नहीं कहा था। इसलिए उत्तर ए होगा। नेक्स्ट देखें, ये इसकी आंसर की है। अगर इस तरह की आंसर की को आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं और ये पूरा पीडीएफ चाह रहे हैं तो आप ऐप में कंप्लीट कोर्स से जुड़ सकते हैं। और हम मिलते हैं आपको अगली इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।